हेलो डियर बच्चों, हम कर रहे हैं AIC लाइव में क्लास 12th का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की खास बात जो इस चैप्टर की है वो ये है कि ये बाकी सारे चैप्टर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। दूसरे चैप्टर्स से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या? कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ क्लब हो जाते हैं, जैसे मैकेनिक्स काफ़ी सारी क्लब हो जाती है, पर वो बोर्ड से रिलेटेड या जेईई मेंस तक तो रिलेटेड नहीं है। तो नॉन यूज़फुल टाइप का कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू विश तो उसे पढ़ें, इफ़ यू विश तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। एज सच बहुत आता नहीं है। तो बाय एंड लार्ज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर है। अच्छा, अगर ये ईजी पार्ट है, बस इसकी खास बात ये है कि थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी का मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ें और सारे टॉपिक्स पढ़ें, इम्पॉर्टेंट कम इम्पॉर्टेंट, मतलब जो कंटेंट है वो पूरा पढ़ें तो लंबा जाएगा। इसमें से कुछ पार्ट कम इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कम पूछा जाता है, आप उसे चाहें तो इग्नोर कर दें, टाइम बच जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो इसे पूरा पढ़ें। इंटरेस्टिंग है, ईजी है ना। कोर्स का डिज़ाइन क्या होने वाला है? बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद है, 100% फ़ायदेमंद है। बोर्ड्स के लिए ऐसा होगा कि इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, नॉट बोर्ड्स ओरिएंटेड, ऐसे टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में नहीं पूछे गए हैं और नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो कोर्स कंप्लीट होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, तो उस कोर्स से बाहर बोर्ड्स में नहीं आएगा, है ना। इस तरह के बहुत ज़्यादा नहीं करने चाहिए प्रॉमिसेस, बट स्टिल क्योंकि बोर्ड्स इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पूछता है, कोर्स बहुत डिटेल्ड होगा, तो उस डोमेन में ही आ जाएगा। डोंट वरी, मेंस और एडवांस दोनों के लिए फ़ायदेमंद कोर्स है। टाइप और पर्टिकुलर क्वेश्चन को पिक करके चलेंगे तो शायद मुश्किल होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ कर चलेंगे तो ये हर तरह के एग्ज़ाम में काम आएगा। तो स्टोरी बिगिंस विथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कि साहब ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप किस तरह से सोच रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ रहा है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है बहुत सारी ज्योमेट्री प्लस बहुत सारी ऑप्टिक्स, यानी इस पूरे पार्ट में ज्योमेट्री यानी बेसिकली हम एंगल से डील करेंगे, ट्रायंगल से डील करेंगे, कई जगह सर्कल्स या स्फीयर्स, एक दो क्वेश्चन तो हम पैराबोला के भी करेंगे, इनकी स्लोप्स, है ना। इस तरह की चीज़ें बहुत बार आएंगी। थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट आएगा, मतलब ओवरऑल बेसिक ज्योमेट्रिकल मैथ्स आने वाली है और यह खूब इस्तेमाल होगी। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट ही वही है। इस पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है उसका टूल, उसकी लैंग्वेज, उसकी मैथमेटिक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स से होकर जाती है। तो ये तो आना चाहिए। एंड व्हाट ऑप्टिक्स इज? ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, कि लाइट है क्या और लाइट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ये ऑल इन ऑल मुद्दे की बात है। तो थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पे विचार करते हैं। व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? तो मोटा शब्द है, ऑप्टिक्स को देखते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब बेसिक बातों में स्टडी ऑफ लाइट। ऊपर भी लिख दिया था स्टडी ऑफ लाइट, तो दोबारा क्यों लिखा? ये बताने के लिए कि लाइट की स्टडी दो तरह से, दो बातें इसमें सीखनी है। पहला तो लाइट के इफ़ेक्ट्स और दूसरा लाइट का नेचर एक्सेट्रा, कि भैया ये क्या है। तो इस स्टडी को हम दो अपने सुविधा के हिसाब से दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। कौन से दो पार्ट्स में तोड़ेंगे? ध्यान से देखिए। एक होगा यही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होगा फिजिकल ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ऐसा भी कुछ आगे चल के हो सकता है। उतनी डिटेल में हम जान ही रहे हैं कि व्हाट इज़ क्वांटम ऑप्टिक्स एंड एक्सेट्रा। वो सब कुछ हमने फिजिकल ऑप्टिक्स के कैनवस में ही सोच लिया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब ये हुआ कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ट्रू है।
मतलब क्या है इस बातों का? इन बातों का मतलब ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इस अप्रॉक्सीमेशन को जब तक ट्रू समझा जा सकता है, या जिन केसेस में भी ये बिल्कुल सही साबित होता है और ये वॉयलेट नहीं करता है, तब तक हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक और बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उसकी स्ट्रेट लाइन पाथ बदल सकता है, बट ये ध्यान रखना कि एक मीडियम में लाइट अपना पाथ नहीं बदलेगा, कर्व में नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। बढ़िया बात है। कैसे इंश्योर करते हो कि ये स्ट्रेट लाइन चलेगा? तो फिज़िक्स का मतलब टाइप रटना, फॉर्मूले रटना नहीं है। फिज़िक्स का मतलब है किसी भी बात को, किसी भी तरह के आने वाले रिजल्ट को आप बहुत फंडामेंटल लॉज से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो वो जो फंडामेंटल लॉज हैं जिनसे हम इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वो फंडामेंटल लॉ कहलाता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। मैंने लिख के रखा था कि फर्मेट्स प्रिंसिपल ही मैं शुरू करूँगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक आपके सामने डील करना चाहता हूँ कि जब सिलेबस शुरू हो और कहानी चालू हो तो उससे पहले पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो कर लेनी चाहिए, कि जब भी बोला जाए ऑब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्ट का वो मतलब आप ना निकालें जो आप अभी तक समझते हैं, हम उसका थोड़ा अलग मतलब निकालेंगे ऑप्टिक्स में। ठीक है। दूसरा कि अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है ऑप्टिक्स में लाइट का, तो हम कहते हैं रे अप्रॉक्सीमेशन कैन बी टेकन। रे अप्रॉक्सीमेशन लिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब रे क्या होती है वो देखते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? वही नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है, और इनको प्रूव करने वाले एक्सपेरिमेंट्स है ना, और लाइट के आइडेंटिटी से फिर मटेरियल के आइडेंटिटी पे जाना, उनकी डुअलिटी है ना, उनकी क्वांटम अप्रोच को डील करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आगे बढ़ते जाइए एंड सो ऑन। इस तरह का हम उस नेचर वेचर के डिटेल्ड एनालिसिस और बढ़िया वाली फिज़िक्स में नहीं जा रहे हैं, हम बस जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि लाइट या किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की जाए तो आप इसे कैसे सोचते हैं? तो इसके दो तरह के नेचर बताए जाते हैं। पहला तो ये वेव नेचर शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा ये पार्टिकल नेचर शो करता है, जिस पार्टिकल नेचर को हम लोग कहते हैं फोटोन थ्योरी, है ना, या क्वांटम थ्योरी। कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर वेव को एक्सप्लेन करने के लिए डाइफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई लाइट बिहेव्स एज वेव्स। पार्टिकल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंडक्ट करके और इसे एक्सप्लेन करते हैं पार्टिकल नेचर से, तो समझ में आता है कि लाइट के पास ओवरऑल डुअल नेचर है। और डुअल नेचर होने का मतलब कि लाइट के पास वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर है। अच्छा लगा देखकर कि लाइट के पास वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर है। बट थोड़ा सा अगर हम वेव नेचर के विषय में जानें तो लाइट एक वेव है। अगर वेव कैरेक्टर को लेके चले तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए, वैक्यूम में भी चल सकती है। और वैक्यूम में चल सकती है का मतलब ये नहीं है कि वैक्यूम में ही चलेगी, ये किसी मीडियम में भी चल सकती है। ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रांसवर्स वेव है, यानी इसमें जो कुछ भी ऑसिलेट कर रहा है, जैसे डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो मटेरियल ऑसिलेट नहीं करता, इसमें फील्ड ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। वो लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती हैं। वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है, और आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से इससे ज़्यादा स्पीड इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की पॉसिबल नहीं है, लाइट की ही नहीं,
ये स्पीड अल्टीमेट स्पीड है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, चाहे वो लाइट के फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में हो। ठीक है। और किसी भी वेव के लिए बेटा एक फॉर्मूला v=f लैम्डा काम करता है, और जो v=f लैम्डा है इसको अगर एक्सप्लेन करने जाओगे तो यू विल गेट कि v का मतलब हुआ स्पीड ऑफ वेव यानी स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम c लिख रहे थे। f का मतलब तो लॉजिकली फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। ठीक है। ये जो रिलेशन है ये हमेशा ट्रू होल्ड करता है, डोंट वरी अबाउट इट। एक और ख़ास बात बताता हूँ कि अगर मैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में ये ढूंढने जाऊँ कि मेरी ये जो विजिबल लाइट है लाई कहाँ करती है, तो ये लाई करती है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विबग्योर, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ये जो वॉयलेट से लेकर रेड तक का जोन है, इंफ्रारेड नहीं भाई, वॉयलेट से लेके रेड तक का जो जोन है ये हिस्सा कहलाता है विजिबल लाइट। तो सर यही हिस्सा क्यों कहलाता है? ये जो भी पूरा मैंने लिखा है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाऊं तुम्हें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक, EMW स्पेक्ट्रम, ये रेडिएशन सारे, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक जोन है जिस जोन को हम विजिबल लाइट कह रहे हैं। अल्ट्रा वॉयलेट वॉयलेट नहीं है, इंफ्रारेड रेड नहीं है, ये दिखाई नहीं देते, ये पोर्शन दिखाई देता है, इसे विजिबल लाइट कहते हैं। तो मन में सवाल आना चाहिए कि दिखाई क्यों देता है? तो बात यह है कि हमारा जो आँखें हैं और ये जो विजिबिलिटी का सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है, आँखें हैं, है ना, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो ब्रेन तक जा रही हैं, वो इमेज रेटिना पर बनती है, लेंस बना हुआ है, व्हाटएवर जो भी है, इसके लिए हमारी आइज़ सेंसिटिव हैं। मतलब ये जब पड़ता है आँखों में तो इससे कलर्स का, इमेज का सेंसेशन हमारा ब्रेन फील करता है। बाकी किसी में भी कलर का सेंसेशन फील नहीं होता, इस वजह से बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देती। ऑल्दो इंफ्रारेड से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और अगर बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड पड़े तो हम गर्मी महसूस करते हैं, तो वो भी सेंस तो हो ही रहा है पर उससे कलर एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या विजिबल लाइट में कलर्स होते हैं? जवाब है नहीं, विजिबल लाइट में कलर्स नहीं है। पर जब ये विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे आँखों में पड़ती है तो हमारा ब्रेन इन फ्रीक्वेंसीज़ के करस्पॉन्डिंग कलर्स एज्यूम करता है। तो कलर जो है वो हमारे ब्रेन की उपज है। ठीक है। अगर मैं इस विबग्योर के जोन जो कि सो कॉल्ड विजिबल लाइट है इसे देखूं तो ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का जोन इसकी वेवलेंथ का होता है। तो आपके लिए यहाँ पर लैम्डा मैक्स मिलने वाला है, यहाँ लैम्डा मिनिमम मिलने वाला है। इससे ज़्यादा लैम्डा दिखाई नहीं देगा, इससे कम लैम्डा दिखाई नहीं देगा। जिस जगह लैम्डा मैक्सिमम होता है बेटे उस जगह फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, और जिस जगह लैम्डा मिनिमम होता है उस जगह फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, याद रखना पड़ेगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली आपको ये सब बातें पहले से आती हैं, बट स्टिल ये कर लेना ज़रूरी है। नाउ कम बैक टू हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पर एक शब्द आया था कि जब तक रे अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है, तो ध्यान देना बेटा, रे अप्रॉक्सीमेशन क्या है? रे बेसिकली स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, रे कह देते हैं। वो ये इंश्योर करा रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को वैलिड मान रहे हैं और उसे ही द ओनली बेसिक लॉ माना जा रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द आया था रे, वी हैव टू डिफाइन इट। कई बार बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि शायद रे जो है वो लाइट को कहा जा रहा है। नहीं, रे जो है वो पाथ ऑफ लाइट को कहा जा रहा है। आप ये ट्रैक कर लीजिए कि लाइट किस रास्ते पे गई थी, वो रास्ता अगर ड्रॉ कर लीजिएगा तो आप कहिएगा कि वो लाइट है, सॉरी लाइट रे है।
तो लाइट रे का मतलब लाइट से नहीं है, लाइट रे का मतलब उस रास्ते से है जिस रास्ते के थ्रू लाइट ट्रेवल होकर गई थी। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लाइट नहीं है। तो क्योंकि ये लाइट रे है तो रे होने की वजह से इसमें एरो बनाना ज़रूरी है। ठीक, तो हेड बनाना ज़रूरी है। अगर एरो नहीं बनाओगे, नॉट नेसेसरी कि हम एरो हेड बनाएं, आप इसमें कहीं भी बनाइए, बट आप ये ज़रूर बनाइए टू इंडिकेट डायरेक्शन, वरना इसको तो लाइन कह देते, रे क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि डायरेक्शन बता रहे हैं। बढ़िया बात है। और ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पतली है, इतनी पतली है कि इसने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। ये इमेजिनरी टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक, एक नया शब्द इसी में नया आएगा, जन्म लेगा, जिसका नाम है बीम। अच्छा, बीम जो है वो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये कलेक्शन ऑफ रेज है। बहुत बढ़िया, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज है। ठीक लगा सुनकर? कलेक्शन ऑफ रेज का मतलब कितना कलेक्शन, कितनी रेज का कलेक्शन? तो अकेला होगा तो उसे कलेक्शन तो नहीं कहेंगे, बट अगर दुकेला होगा तो चाहे जितना छोटा पर कलेक्ट तो कर ही लिया। तो यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितनी भी। तो संभावना है कि जो रेज हैं ये एक दूसरे के बहुत बढ़िया तरीके से पैरेलल हो जाएं और इस कलेक्शन को हम बीम कह दें। और जब ये कलेक्शन आए तो सारी रेज राइट में जा रही हैं, इसे हम बीम कह रहे हैं। और इस तरह की बीम का हम नाम दे रहे हैं, कौन सी बीम? पैरेलल बीम। इन सिमिलर वेज एक कॉमन पॉइंट से रेज निकलें और एक दूसरे से दूर जाने पे आतुर हो जाएं तो कहा जाएगा कि बंधु ये जो बीम है ये डाइवर्जिंग बीम है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सबसे ज़्यादा हमारी आंखों को देखने में इसी तरह की बीम का इस्तेमाल होता है जो डाइवर्जिंग होती हैं। बहुत सारी रेज आ रही थी, आगे की तरफ जा रही थी और एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मीट करी। इसके बाद ये आगे निकल जाएंगी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मीट ज़रूर करी। इसे कहेंगे बच्चा कन्वर्जिंग बीम। अब बात आती है कन्वर्जिंग बीम क्यों कहेंगे? कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे मिल जा रही हैं आपस में आके। तो वेरी गुड, तो ये है कन्वर्जिंग बीम। ठीक, 3 तरह की बीम डिफाइन कर रहे हैं, और भी कर सकते हैं। एक टर्म और भी आता है जो थोड़ा सा और वियर्ड है, उसे बोलते हैं पेंसिल ऑफ रेज। अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं है। पेंसिल ऑफ रेज का मतलब है नैरो बीम, ऐसी बीम जो बहुत पतली, मतलब कलेक्शन तो है पर वो कलेक्शन बहुत मोटा तगड़ा नहीं है, दूर तक फैला नहीं है, बिल्कुल पतला सा है, तो उसे पेंसिल ऑफ रेज कहा जाता है। दैट्स इट। अब यहाँ हम एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? सर इमेज बनाते हैं, किसकी बनाते हैं? ऑब्जेक्ट की। तो दोनों बातें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या है, समझो। ऑब्जेक्ट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस है, एक सिंपल सरफेस हो सकती है, आपकी दीवार हो सकती है, आपके घर में लगा शीशा हो सकता है, इट कुड बी अ लेंस और इट कुड बी अ स्फेरिकल मिरर, और उसको और कॉम्प्लिकेटेड करते जाओ तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़ा टेलीस्कोप हो सकता है, या कुछ भी, आपकी आंखें हो सकती हैं। कोई भी ऐसा एक डिवाइस, और डिवाइस का मतलब किसी गैजेट से ही मत लेना, इट कुड बी सिंपल कुरकुरे के पन्नी भी हो सकती है वो, है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है जिस पर किसी जगह से लाइट आकर टकराएगी, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए या उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आर पार चली जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम देख रहे हों, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसे कहेंगे जिसकी मदद से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा है। कोई एक जगह थी, एक पॉइंट था, इस पॉइंट से रेज आ रही थी इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। तो हमने इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा कि हे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तुम ऑब्जेक्ट कहाँ देख रहे हो? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने कहा कि
कि ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट सच में कोई चीज़ है ऐसा नहीं है। पहली तो बोली गई बात पे गौर करना कि तुम नहीं बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट कौन है ये बताने का काम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जिस पर लाइट पड़ रही है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या सोचकर ऑब्जेक्ट बता रहा है? तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट था जिस पॉइंट से इमर्ज होती हुई रेज मुझ तक आई हैं। तो जिस पॉइंट से एमिनेट होंगी रेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर फॉल करेंगी, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब वहाँ कोई चीज़ नहीं रखी है। हो सकता है वहाँ कोई चीज़ रखी हो और हो सकता है वहाँ कोई चीज़ ना रखी हो, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। अगर वहाँ कुछ रखा है तो भी वो ऑब्जेक्ट है, और नहीं रखा है तो भाड़ में जाए कोई चीज़। हम चीज़ को तो ऑब्जेक्ट बोल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जिस पॉइंट से रेज निकल कर ऑब्जेक्ट पर फॉल करती हैं वो कहलाती हैं, वो पॉइंट कहलाता है ऑब्जेक्ट। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं इन रेस को ना थोड़ा सा जानबूझकर पीछे ले जाना चाहता हूँ, जैसे इसको भी ले जा रहा हूँ, ये इस तरह से। एंड आई एम शोइंग यू कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये था। तो ये है बालक। बालक को आप ऑब्जेक्ट समझेंगे, पर अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछेंगे कि बालक ऑब्जेक्ट है तो कहेगा ना, मेरे लिए ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन है ना, कोई आदमी, कोई औरत, कोई सामान, कोई चीज़ नहीं है। वो पॉइंट है जिस पॉइंट से मुझ पर रेज गिरी हैं। समझे बात? जी हाँ। अब इस डेफिनेशन को आपने पहली बार सुना है, बट ऑप्टिक्स में एक्चुअली इस छोटी छोटी डेफिनेशन में ही हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, और जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वहाँ ढेर हो जाते हैं। अभी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केसेस आएंगे वहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि ये एक छोटी सी बात कितनी इंपॉर्टेंट थी शुरुआत में। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऑब्जेक्ट के। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। एक है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे सच में दो रेज निकलती हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर पड़ती हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर क्या हुआ, दो रेज बहुत दूर से आ रही थी और कन्वर्जिंग टाइप की थी। मतलब कन्वर्जिंग होने का अर्थ ये हुआ कि ये रेज किसी कीमत पर किसी एक पॉइंट से इमर्ज हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जब ये रेज एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं एक दूसरे के पास, यानी अलग अलग बिंदुओं से आ रही हैं, तो जब ये अलग अलग बिंदुओं से आ रही हैं तो एक पॉइंट से निकलेंगी कैसे? तो आप पीछे इनका एक कॉमन सोर्स नहीं ढूंढ पाओगे। इसका सोर्स अलग है, इसका सोर्स अलग है, कॉमन सोर्स नहीं है। तो फिर आप इन्हें हाइपोथेटिकली आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। ठीक, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पूछो तो कहेगा ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है यही मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ रियल रेज मीट नहीं कर रही हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद है। इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन सोर्स नहीं मिला। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने ऊपर इंसिडेंट रेज का कॉमन सोर्स ढूंढना चाहता है। इफ़ यू गेट द कॉमन सोर्स दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तुम नहीं बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कौन है। और ध्यान रखना, वी आर डिफाइनिंग ओनली द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो इमेज क्या है साहब? इमेज भी फिर वो आपकी अवधारणा नहीं है ना। इमेज के लिए भी इसी तरह से मैथमेटिकली उसे एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग अब इमेज पर चर्चा करते हैं। इमेज क्या है? इमेज का मतलब समझो बेटे, मान लो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस पर किसी एक कॉमन सोर्स से दो लाइट रेज फॉल करती, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं। ठीक, अब मैं रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ऑल्दो रिफ्लेक्शन दिखाकर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा, बट स्टिल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में से कोई तो एक एग्जाम्पल लेना ही है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन कराया साहब,
और रिफ्लेक्शन करा दिया, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो इमेज बन जाएगी। ये देखिए इमेज बन गई। ये यहाँ पर मीट करते हुए अपीयर होने लगे, तो ये बन गई साहब इमेज। तो हमने कहा वेरी गुड यार, ये तो इमेज बन गई। तो तुमने कहा हाँ बन तो गई। हुआ ये कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद ये दो रेज एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो फिर उन्हें बैक प्रोड्यूस करो। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का एक कॉमन सोर्स ढूंढो। ये जो कॉमन सोर्स है ये इमेज है, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रेफरेंस में इंसिडेंट रेज का कॉमन सोर्स ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का कॉमन सोर्स इमेज है। अच्छा, तो उसी को आम भाषा में क्या कहते हैं? उसी को आम भाषा में कहते हैं कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक दूसरे को जहाँ कट कर दें रियली या कट करती हुई अपीयर हो जाएं, वहीं पर इमेज होती है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे बोला गया? इसको मैथमेटिकली ऐसे बोला गया कि रिफ्लेक्शन से पहले इंसिडेंट रेज का जो कॉमन सोर्स है वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद की जो रेज हैं उनका कॉमन सोर्स इमेज है। अब मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ बेटे, तो जस्ट लुक एट द रिफ्रैक्शन पार्ट। तो ये रहा रिफ्रैक्शन पार्ट। आगे चली गई रेज, एक दूसरे को कट किया तो ये बन गई इमेज, और आप पाओगे कि यहाँ पर रियल रेज कट कर रही हैं और यहाँ पर रियल रेज कट नहीं कर रही हैं, इसलिए बैक प्रोड्यूस किया गया है। तो जब बैक प्रोड्यूस किया गया, रियल रेज कट ना करें, तो एक वर्चुअल सा सोर्स ढूंढा गया है। तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, और ऐसी इमेज को रियल इमेज कहते हैं। तो जस्ट लुक एट दिस, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, एंड नो वरीज अबाउट इट। बहुत सिंपल है इमेज को लोकेट करना। ऑब्जेक्ट और इमेज की रियल और वर्चुअल होने की कहानी समझ में आई। अब हम लोग एक बातें करेंगे यहाँ पर नई, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, सबसे पहली बात तो मीडियम बड़ा गंदा शब्द है। इससे तुम्हें मतलब निकालना चाहिए मटेरियल से। आई एम नॉट सेइंग कि इसको एग्जैक्टली मटेरियल समझो, बट स्टिल सेइंग कि इसे मटेरियल ही समझो, है ना। मीडियम शब्द से कई बार ऐसा भारीपन आता है मन में कि ये एग्जैक्टली क्या होता है पता नहीं। मटेरियल है, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी केरोसिन, इट कुड बी एयर और समथिंग, है ना। तो हाउ टू डिफाइन इट? वो मीडियम या मटेरियल through which light can travel है, मैं लिख दिया light can travel। वो मीडियम जिससे लाइट ट्रैवल कर सकती है। दो तरह के ऐसे मीडियम होते हैं। पहला तो आपको ट्रांसपेरेंट सोचना चाहिए, दूसरा आपको ट्रांसलूसेंट सोचना चाहिए। एक बात और कि क्लासिफिकेशंस और भी हैं, जैसे होमोजीनियस, जैसे नॉन होमोजीनियस, जैसे होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, जैसे होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक। इतनी डिटेल में नहीं जाना है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, बट जाया जा सकता है। और अगर इसको आप पढ़ सकते हो तो विकिपीडिया पे पढ़ लो, है ना। तो तुमको एक रिलायबल सोर्स से, एक ठीक ठाक रिलायबल सोर्स है जो छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करता है, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिससे लाइट का ट्रैवल करना, आर पार जाना बहुत स्मूथ, बहुत आसान हो और यूनी डायरेक्शनल रेस चलती रहें। ये क्या बात कर रहे हैं आप, यूनी डायरेक्शनल रेस चलती रहें? मतलब मीडियम की जो होमोजीनिटी है वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक। होमोजीनिटी नॉट डिस्टर्ब्ड। सर ये होमोजीनिटी नॉट डिस्टर्ब का क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट एक जैसा ही है।
जिसकी वजह से अगर आप एक कांच की स्लैब लें और इसके थ्रू लाइट को भेजें तो वो स्मूथली चलते चलते बाहर निकल जाएगी। पर इसी की जगह पे अगर ये कांच थोड़ा गरम वरम कर दिया जाए, उसकी होमोजिनिटी डिस्टर्ब कर दी जाए, तो लाइट आएगी थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर, तो डिफ्यूज्ड सा दिखने लग जाएगा, साफ़ सुथरी चमक, अच्छी इमेज दिखाई नहीं देगी। तो ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं। और ट्रांसलूसेंट का मतलब होमोजिनिटी मेंटेन नहीं, एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। फिर मैं कहूँ कि बाउंड्री क्या होती है। एंड बाउंड्री होने का मतलब है जो दो मीडियम को सेपरेट करे। सरफेस मे बी रियल मे बी इमेजिनरी, सेपरेटिंग टू मीडिया, दो मीडियम को सेपरेट करे। उनमें से एटलीस्ट एक आदमी ऑप्टिकल मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकती है। अदरवाइज अगर दोनों ही नॉन ऑप्टिकल मीडियम हो गए, ओपेक हो गए, जिनके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो फिर लॉजिक नहीं बचेगा। ठीक है। जहाँ मीडियम चेंज हो जाए उस सरफेस को बाउंड्री कहते हैं। तो जब भी कभी ऐसी कोई बाउंड्री फील आए, तुम्हें मज़ा आए कि यार बाउंड्री आ गई अब, है ना, जो मीडियम को सेपरेट कर रही है, थोड़ी देर के लिए मैं जानबूझ के ऐसा इमेजिन करता हूँ कि यहाँ से रेज आ रही हैं, ऐसा मैं समझाता हूँ, और ऐसा सोचता हूँ कि ये है मीडियम ए। 1 2 नहीं लिख रहे हैं हम लोग, मीडियम ए मीडियम बी लिखेंगे, ताकि 1 और 2 के चंगुल से आप छूट जाएं। तो अब इस जगह पे वैसे तो 3, लेकिन हम लोग 2 पढ़ेंगे। 2 बातें इस तरह की, इंसिडेंट रेडिएशन या रे या इंसिडेंट एनर्जी के साथ 2 केसेस होते हैं। या तो ये टकराकर अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर भी चली जाती है दूसरे मीडियम में। अच्छी बात है। और ज़्यादातर पाया जाता है कि जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ा बहुत बेंड हो जाती है, नथिंग स्पेशल। ठीक है। ये जब बाउंस बैक कर गई अपने में, तो कहा गया कि साहब ये जो हुआ है इसे हम लोग हिंदी में रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, और जब दूसरे मीडियम में रेडिएशन चला गया है तो उसे ट्रांसमिशन कह रहे हैं। और ऑप्टिक्स के रेफरेंस में इस ट्रांसमिशन को रिफ्रैक्शन के नाम से हमने पढ़ा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे पॉलिश कर दूँ, ओपेक मीडियम की बाउंड्री बना दूँ, तो ये ट्रांसमिटेड रे नहीं होगी, पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। नॉट पूरा पूरा, बट रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। पूरा पूरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये खा जाएगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन कर लेगा। ठीक। और अगर ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री हुई, आगे का मीडियम भी ट्रांसपेरेंट हुआ, तो टकरा के आने के चांसेस कम हो गए, बिंदास बाहर रह चली जाएगी। तो हम लोग इस रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा टारगेट जो होगा वो रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं रिफ्लेक्शन के बेसिस पर कि क्या है रिफ्लेक्शन। एक बात ध्यान देने बेटे कि जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन नामक वस्तु स्मूथ सरफेस से कर रहे हैं। ये सर स्मूथ सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस जो अनइवन ना हो, तो उसके टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन है वो लगभग सारी रेज का हो रहा हो, बहुत कम अमाउंट ऑफ रेज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो जाता है वो ना हो, तो सिग्निफिकेंट रेज हमारी आंखों में आए और हमें एक बढ़िया ब्राइट चमकती हुई इमेज दिखाई दे। ऐसी रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब बेसिक है बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम बाउंड्री into its own मीडियम। अब ओन मीडियम लिखने का मतलब नहीं है कि इसका कोई पपौती चल रही पुराने मीडियम में। ओन मीडियम लिखने का मतलब ये है कि भैया जिस मीडियम से वो आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली गई, दैट्स इट। इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाउंस बैक होता कैसे? बाउंस बैक बेटे ऐसे होता है कि जस्ट एक ट्रिंग,
ये, और हमने एक रे बनाई और ये रे टकराकर वापस चली गई। मैं जानबूझ के इसमें मिरर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट बना देता हूँ तो थोड़ा फील ज़्यादा आएगा कि हाँ मिरर था सच में। ये रे आई ऐसे, ये रे गई ऐसे। हम इस तरह की रे जो कि इस ऑप्टिकल बाउंड्री पर पड़ रही थी, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो बाउंस बैक होकर गई, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस जगह पर इंसिडेंस हुआ है इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जिस जगह पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटे, उसी जगह पे हमें एक नॉर्मल बनाना होता है। नॉर्मल बड़ा फैंसी सा नाम है, इसको घर में हम लोग परपेंडिकुलर बोला करते हैं। तो ये जो चीज़ बनकर आई है इसे स्कूल में नॉर्मल और घरेलू भाषा में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो सवाल आता है जिसे परपेंडिकुलर आप कह रहे हैं वो एक्चुअली परपेंडिकुलर है किस पर? तो जवाब ये है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन करो तो ये लेटा हुआ सा मिरर है, इस तरह से, है ना, इस तरह से एक लेटा हुआ सा मिरर है। और तुम ध्यान से देखो कि जो परपेंडिकुलर बनाया है वो उस लेटे हुए मिरर पर ही बनाया है। यानी जो रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री है ये नॉर्मल उस रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री पर ही बना है, ऑन रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री। तो ये रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री पर बनी हुई चीज़ है, एंड दैट्स इट। मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत इरेज करना चाहता हूँ क्योंकि ये देखकर तो समझ में आ गया है कि हाँ मैंने क्या ड्रॉ किया था, बट स्टिल अभी ख़राब लग रहा है ये। तो नॉर्मल कहाँ बनाना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। नॉर्मल को अपनी रेफरेंस लाइन मान लो। रेफरेंस लाइन का मतलब जो भी एंगल नापेंगे इसे बेस मानेंगे। तो इस रेफरेंस लाइन से अगर मैं इंसिडेंट रे का एंगल देखूं तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का एंगल देखूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये इस तरह से डिफाइंड है एंगल आई और एंगल आर, और इनकी डेफिनेशन आपको नहीं भूलनी है। इसमें मैं टाइम दूंगा और आपको भी देना चाहिए कि ये एंगल है किसका। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और यहाँ क्या लिख देंगे? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। गौर से पढ़ो, ये दोनों एंगल कहाँ से नापे गए हैं? नॉर्मल से नापे गए हैं। तो ये एंगल की डेफिनेशन बेटा तभी आ पाएगी जब तुम्हें नॉर्मल के बारे में जानकारी हो। यानी फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि नॉर्मल कहाँ है, और जब नॉर्मल डिसाइड हो जाए तभी तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि आई कौन है और आर कौन है। अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि आई और आर डिफाइन करने के लिए पहले तुम्हें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यानी नॉर्मल कम्स फर्स्ट, एंगल उसके बाद आते हैं। यहीं से कुछ फंडामेंटल लॉज हम लोगों को सोचने हैं। क्या होते हैं फंडामेंटल लॉज? लाइट के फंडामेंटल लॉज 3 हमें पकड़ के चलने हैं। पहला, पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, दैट्स इट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दूसरा क्या है? दूसरा है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सर रिवर्सिबिलिटी क्या है? 2 मिनट में दिखाता हूँ। अब देखिएगा कि इस ए पॉइंट से रे आ रही थी, इस बी पॉइंट पे जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, पाथ बदल गया था। फिर तुमने क्या किया? बी पॉइंट से इस रे को 180 डिग्री मोड़ दिया, बेटा वापस जा। तो यहाँ तो वो सीधी इसी पाथ पे वापस जाएगी, बट वो रिफ्लेक्शन के बाद याद रखेगी उसने कौन सी एंगल सिमिट्रीज़ को फॉलो किया था, और वो टकराने के बाद अपने उसी प्रीवियस पाथ को फॉलो कर जाएगी।
जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर वापस चली जाएगी अगर रे को 180 डिग्री मोड़ा जाए तो। ना सिर्फ इस रास्ते में, यहाँ जो भी ऑपरेशन हुआ था, जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ था तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फिर वापस चली जाएगी। अगर यहाँ रिफ्रैक्शन होता तो रिफ्रैक्शन के बाद भी रे अपने प्रीवियस पाथ को फॉलो करती। मैं प्रॉपर प्रूव करके मैथमेटिकली इसको दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। उसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ रेज फ्रॉम ईच अदर, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज आती हैं वो आपस में एक दूसरे को कहीं कट करती हैं या कट करती हुई अपीयर होती हैं। अब अपीयर हो रही हैं तो कट नहीं कर रही हैं, दैट्स नॉट एन इशू। बट अगर सच में कट कर रही हैं तो कट करने पर वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बस कट करके आगे निकल जाती हैं। मतलब मान लो रिफ्लेक्शन के बाद ये दो रेज आ रही हैं और दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, जैसे ये इस पी पॉइंट पे इन लोगों ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, बट एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं लाए, कोई डिफरेंस नहीं लाए, किसी तरह से एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं किया, किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की। बस यहाँ पे लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इमेज बनी और तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ रेज। व्हाट नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। यकीन मानना बेटा, तुम चाहे जितना रट्टा मार लो और जुगाड़ लगा लगा के ऑप्टिक्स पढ़ लो, बट तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करना नहीं आता है। और सच में अगर तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करना आता है तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, वॉटेवर जो भी हो, यकीन मानना उतनी सी ही बात से सारी थ्योरम्स, सारे फार्मूला, सारे लॉजिक, सब कुछ ड्राइव हो जाता है। और वो अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो हर पुराने नए हर तरह के सवाल बन जाते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आप इस तरह अटेंशन पे कीजिएगा जिस तरह आपने पहले कभी इसे इतनी इज्जत से नहीं देखा है। आपने इसे नहीं देखा है, अब देखिएगा कि आपने कुछ मिस किया था एक ज़माने में, जो अब आपको आज की तारीख में मिस नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट देखेंगे, कब देखेंगे? आज के लेक्चर को रोक लेते हैं, यहाँ बेसिक्स ख़त्म हो गए, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ गए। अभी रिफ्लेक्शन के लॉस के बाद क्या करेंगे? सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, 2-4 ट्विस्टेड से सवाल करेंगे, सीधे सवाल करेंगे, स्लोप से जोड़ेंगे, फिर प्लेन मिरर पे आएंगे, प्लेन मिरर की तमाम प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर पे आएंगे और बहुत कुछ करेंगे। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चा बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? अगले लेक्चर में करेंगे इन डिटेल।